प्रिय भक्तों, माताओं और बहनों, आप सभी का स्वागत है भोलेनाथ की इस पावन और दिव्य सोमवार व्रत कथा में। यह कथा चंद्रकेतु राज्य के एक साधारण कलाकार भक्त ईशान की है, जिसने जीवन के सबसे कठिन समय में भी महादेव पर अपना विश्वास टूटने नहीं दिया। जब पूरे राज दरबार में उस पर संदेह होने लगा, जब लोग उससे दूरी बनाने लगे और उसका सम्मान धीरे धीरे कम होने लगा, तब भी उसने क्रोध और अधर्म का मार्ग नहीं अपनाया। उसने केवल भोलेनाथ की भक्ति, धैर्य और सत्य का सहारा लिया। ईशान प्रत्येक सोमवार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता, घर और अपने कार्यस्थल की सफाई करता और फिर पूरे विधि विधान से शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और चंदन अर्पित करता था। वह पूरे दिन संयम रखता, किसी से कठोर वाणी नहीं बोलता, तामसिक भोजन से दूर रहता और एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जप करता रहता था। कठिन परिस्थितियों में भी वह अपने मन को शांत रखने का प्रयास करता और यही भक्ति धीरे धीरे उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन गई। इस कथा में आप देखेंगे कि कैसे झूठे आरोप, अपमान, रहस्य और बड़े संकटों के बीच भी ईशान अपने धैर्य और सच्चाई को नहीं छोड़ता। कैसे भोलेनाथ की कृपा अदृश्य रूप से उसके जीवन को संभालती रहती है और कैसे एक साधारण कलाकार का जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। तो भक्तों, आइए साथ मिलकर भक्त ईशान और भगवान भोलेनाथ की इस दिव्य कथा का शुभ आरंभ करते हैं। हर हर महादेव भाग 1। चंद्रकेतु राज्य का शांत कलाकार। राजनाट्य भवन और ईशान का अनुशासित जीवन। चंद्रकेतु राज्य अपनी भव्यता, विशाल महलों और अद्भुत कलाओं के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उस राज्य का सबसे प्रसिद्ध स्थान था राजनाट्य भवन, जहां बड़े महोत्सव, नाटक और राज परिवार के विशेष आयोजन हुआ करते थे। दूर दूर से कलाकार वहां आकर अपनी कला प्रस्तुत करते थे। उसी राजनाट्य भवन में एक शांत स्वभाव का कलाकार काम करता था, जिसका नाम था ईशान। उसका कार्य साधारण नहीं था। वह महोत्सवों और राजनाट्यों के लिए विशेष मुखौटे तैयार करता था। उसके हाथों से बने मुखौटे इतने जीवंत दिखाई देते थे कि लोग उन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ जाते थे। ईशान का जीवन हालांकि बहुत साधारण था। वह राजमहल के पास बने कलाकार निवास में अकेले रहता था। वह अधिक बोलना पसंद नहीं करता था और अपना अधिकांश समय अपने काम तथा भोलेनाथ की भक्ति में बिताता था। राजनाट्य भवन के कई कलाकार उसके शांत व्यवहार का सम्मान करते थे, लेकिन कुछ लोग उसे अजीब स्वभाव का भी मानते थे। हर सोमवार उसका पूरा दिन बाकी दिनों से बिल्कुल अलग होता था। वह ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ जाता, स्नान करता और सबसे पहले अपने कमरे तथा कार्यस्थल की अच्छी तरह सफाई करता था। वह मानता था कि स्वच्छता से मन शांत रहता है और शांत मन से की गई भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ होती है। इसके बाद वह स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण करता और तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरता। उस जल में थोड़ा चंदन और अक्षत डालकर वह राजनाट्य भवन के पीछे बने प्राचीन शिव मंदिर में जाता था। वह मंदिर बहुत पुराना था और वहां प्रायः कम लोग जाया करते थे, लेकिन ईशान प्रत्येक सोमवार वहां अवश्य पहुंचता था। मंदिर पहुंचकर वह सबसे पहले शिवलिंग के आसपास की सफाई करता, फिर शांत मन से जल अर्पित करता, बेलपत्र चढ़ाता और लंबे समय तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता रहता। पूजा के समय वह किसी से बातचीत नहीं करता था। उसका मानना था कि भगवान शिव की आराधना पूरे मन और पूर्ण शांति से करनी चाहिए। सोमवार के दिन वह पूरे समय संयम रखता था, किसी से कठोर वाणी नहीं बोलता, क्रोध से दूर रहता और तामसिक भोजन का त्याग करता था। पूजा के बाद वह गरीब कलाकारों की सहायता भी करता। कभी किसी को भोजन दे देता तो कभी किसी के अधूरे कार्य में मदद कर देता था। उधर राजमहल में एक बहुत बड़े महोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। इस बार का आयोजन पूरे राज्य के लिए कार्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा था। दूर राज्यों से विशेष अतिथि आने वाले थे और राज परिवार चाहता था कि इस बार का महोत्सव पिछले सभी उत्सवों से अधिक भव्य दिखाई दे। इसी कारण राजनाट्य भवन में दिन रात कार्य चल रहा था। सभी कलाकार अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन ईशान बाकी लोगों से अलग शांत दिखाई देता था। वह बिना घबराहट के धीरे धीरे अपने मुखौटे तैयार करता रहता और उसके बनाए मुखौटों को देखकर बड़े अधिकारी भी प्रभावित होने लगे थे।
लेकिन उसी दौरान राजनाट्य भवन में कुछ अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। रात के समय कुछ वस्तुएं अपने स्थान से बदली हुई मिलती, कई अधूरे मुखौटे टूटे हुए पाए जाते और कई बार कार्यशाला के दरवाजे खुले मिलते। शुरुआत में किसी ने इन बातों पर अधिक ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे कलाकारों के बीच डर और संदेह बढ़ने लगा। कुछ लोग इसे साधारण लापरवाही मान रहे थे, कुछ लोग इसे किसी की शरारत समझ रहे थे, लेकिन ईशान के मन में धीरे धीरे एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेने लगी थी। उसे महसूस होने लगा था कि आने वाले दिनों में राजनाट्य भवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। भाग 2। टूटता विश्वास, राजनाट्य भवन में बढ़ता भय और ईशान पर उठता पहला संदेह। चंद्रकेतु राज्य में होने वाला राज महोत्सव अब केवल कुछ ही दिनों दूर रह गया था। पूरे राज्य में उसी की चर्चा हो रही थी। राजमहल को रंग बिरंगे ध्वजों और पुष्पों से सजाया जा रहा था। बाजारों में दूर राज्यों से आए व्यापारी दिखाई देने लगे थे। हर ओर उत्साह का वातावरण था, लेकिन राजनाट्य भवन के भीतर धीरे धीरे चिंता और भय बढ़ने लगा था। राजनाट्य भवन में पिछले कुछ दिनों से हो रही अजीब घटनाएं अब पहले से ज्यादा गंभीर होती जा रही थीं। पहले केवल कुछ वस्तुएं इधर उधर मिलती थीं, लेकिन अब महोत्सव के लिए तैयार किए जा रहे महत्वपूर्ण मुखौटे भी क्षतिग्रस्त मिलने लगे थे। कई कलाकारों ने शिकायत करनी शुरू कर दी थी कि रात में कार्यशाला के आसपास किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। एक सुबह जब सभी कलाकार काम शुरू करने पहुंचे, तब वहां का दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। महोत्सव के मुख्य नाटक के लिए तैयार किया जा रहा सबसे महत्वपूर्ण मुखौटा पूरी तरह टूटा हुआ पड़ा था। उसके छोटे छोटे टुकड़े पूरे कक्ष में बिखरे हुए थे। कुछ क्षणों तक पूरे भवन में सन्नाटा छाया रहा। फिर धीरे धीरे कलाकारों के बीच फुसफुसाहट शुरू होने लगी। कई लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ के चेहरों पर डर था तो कुछ के मन में संदेह पैदा होने लगा था। राजनाट्य भवन के प्रमुख अधिकारी तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने टूटे हुए मुखौटे को देखा और उनका चेहरा गंभीर हो गया। वह मुखौटा केवल एक कलाकृति नहीं था, बल्कि पूरे महोत्सव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा था। यदि समय पर नया मुखौटा तैयार नहीं हुआ तो राज परिवार के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो सकती थी। अधिकारियों ने तुरंत सभी कलाकारों से पूछताछ शुरू कर दी। हर व्यक्ति से रात के बारे में सवाल पूछे जाने लगे। कौन कब तक कार्यशाला में था? किसने आखिरी बार मुखौटा देखा? किसने दरवाजे बंद किए? पूरा वातावरण तनाव से भर गया। ईशान उस समय शांत खड़ा सब देख रहा था। उसके मन में भी चिंता थी, क्योंकि वह मुखौटा उसने कई दिनों की मेहनत से तैयार किया था। लेकिन वह बिना घबराहट के सब सुनता रहा। तभी एक कलाकार ने धीरे से कहा, रात सबसे आखिर में कार्यशाला से ईशान ही निकला था। यह सुनते ही कई लोगों की नजरें अचानक ईशान की ओर मुड़ गईं। कुछ क्षणों के लिए वातावरण और भारी हो गया। हालांकि किसी ने सीधे उस पर आरोप नहीं लगाया, लेकिन संदेह की शुरुआत हो चुकी थी। ईशान ने शांत स्वर में कहा, मैं रात तक काम कर रहा था, लेकिन जब मैं गया तब सब ठीक था। उसकी आवाज में घबराहट नहीं थी, लेकिन कई कलाकार अब आपस में धीमी आवाज में बातें करने लगे थे। राजनाट्य भवन के प्रमुख अधिकारी ने गंभीर स्वर में कहा, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, सभी को सावधान रहना होगा। उस दिन के बाद राजनाट्य भवन का वातावरण पूरी तरह बदल गया। पहले जहां कलाकार साथ बैठकर हंसी मजाक किया करते थे, अब वहां हर ओर चुप्पी और संदेह दिखाई देने लगा था। कई लोग ईशान से दूरी बनाने लगे थे। कुछ लोग उसके पास आकर बातचीत भी नहीं करते थे। ईशान यह सब महसूस तो कर रहा था, लेकिन उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की। वह पहले की तरह अपने काम में लगा रहा। उधर सोमवार का दिन भी निकट आ रहा था। रविवार की रात ईशान देर तक अपने कार्यस्थल में बैठा रहा। टूटे हुए मुखौटे के टुकड़े अब भी उसके मन में घूम रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कौन कर रहा है, लेकिन उसने अपने मन को शांत रखने की कोशिश की। भोर होने से पहले वह हमेशा की तरह उठ गया। उसने स्नान किया, अपने कमरे और कार्यस्थल की सफाई की, फिर स्वच्छ वस्त्र पहनकर तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरा। उसमें चंदन और अक्षत डाले और शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। उस दिन मंदिर का वातावरण पहले से अधिक शांत था। ईशान ने सबसे पहले मंदिर के आसपास की सफाई की।
फिर शिवलिंग पर जल अर्पित किया और लंबे समय तक आंखें बंद करके एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जप करता रहा। उसके मन में चल रही चिंता धीरे धीरे शांत होने लगी। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे महादेव, यदि मैं सत्य के मार्ग पर हूं तो मुझे धैर्य दीजिए। पूजा के बाद भी उसने पूरे दिन संयम बनाए रखा। किसी के कठोर व्यवहार का उत्तर कठोर शब्दों में नहीं दिया। तामसिक भोजन से दूर रहा और अपने काम में पूरी निष्ठा से लगा रहा। लेकिन उसी शाम राजनाट्य भवन में एक और बड़ी घटना घट गई। महल के लिए तैयार किए जा रहे 3 और विशेष मुखौटे अचानक गायब हो गए। भाग 3, गायब हुए मुखौटे। राजमहल में बढ़ता तनाव और ईशान के जीवन की सबसे कठिन शुरुआत। राजनाट्य भवन में 3 विशेष मुखौटों के अचानक गायब हो जाने की खबर पूरे चंद्रकेतु राज्य में आग की तरह फैल गई। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। वे मुखौटे राज महोत्सव के मुख्य नाटक के लिए तैयार किए जा रहे थे और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं राज दरबार ने तय की थी। सुबह होते ही राजनाट्य भवन के बाहर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। सभी कलाकारों को एक एक करके अलग बुलाया जाने लगा। महल के अधिकारी बेहद गंभीर दिखाई दे रहे थे और हर व्यक्ति के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। राज्य में यह चर्चा शुरू हो चुकी थी कि आखिर राजमहल जैसी सुरक्षित जगह से इतनी महत्वपूर्ण वस्तुएं गायब कैसे हो सकती हैं। कुछ लोग इसे अंदर के किसी व्यक्ति की चाल बता रहे थे, जबकि कुछ लोगों को लगने लगा था कि कोई राज महोत्सव को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे अधिक असर ईशान के जीवन पर पड़ने लगा था। टूटे हुए मुख्य मुखौटे की घटना के बाद अब कई लोगों का संदेह धीरे धीरे उसी की ओर बढ़ने लगा था। हालांकि किसी के पास कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन राजनाट्य भवन में फुसफुसाहट लगातार बढ़ती जा रही थी। जब ईशान उस सुबह कार्यशाला पहुंचा, तब उसने महसूस किया कि कई कलाकार उसे देखकर अचानक चुप हो जाते हैं। कुछ लोग उसकी ओर अजीब नजरों से देख रहे थे। पहले जहां लोग उसके काम की प्रशंसा करते थे, अब वही लोग उससे दूरी बनाने लगे थे। एक कलाकार ने धीरे से दूसरे से कहा, पहले मुख्य मुखौटा टूटा, अब 3 मुखौटे गायब हो गए और हर बार ईशान ही सबसे आखिर में कार्यशाला में होता है। ईशान ने वह बात सुन ली। उसके मन को चोट जरूर पहुंची, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह शांत होकर अपने कार्यस्थल की ओर बढ़ गया और बिना कुछ बोले अपना काम करने लगा। कुछ ही देर बाद राज दरबार के अधिकारी फिर कार्यशाला में पहुंचे। उन्होंने सभी कलाकारों को इकट्ठा किया और कठोर स्वर में कहा, यदि जल्दी सच्चाई सामने नहीं आई तो राज महोत्सव संकट में पड़ जाएगा। पूरे कक्ष में भारी सन्नाटा छा गया। फिर अधिकारी की नजर सीधे ईशान पर जाकर रुकी। कुछ क्षणों तक वह उसे देखते रहे और फिर बोले, ईशान, तुम सबसे अनुभवी कलाकारों में हो, तुम्हें कुछ असामान्य दिखाई दिया? ईशान ने शांत स्वर में कहा, मुझे केवल इतना महसूस हो रहा है कि कोई जानबूझकर राजनाट्य भवन में भय फैलाना चाहता है। अधिकारी ने गंभीर स्वर में पूछा, और वह कौन हो सकता है? ईशान कुछ क्षण चुप रहा। उसने धीरे से उत्तर दिया, जब तक सच्चाई सामने न आए, किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं होगा। उसका उत्तर सुनकर कुछ लोग प्रभावित हुए, लेकिन कुछ लोगों का संदेह और बढ़ गया। कई कलाकार अब उसे शक की नजर से देखने लगे थे। धीरे धीरे उसका अकेलापन बढ़ने लगा था। उधर राजमहल में भी तनाव बढ़ चुका था। राजा नहीं चाहते थे कि महोत्सव की प्रतिष्ठा पर कोई आंच आए। दूर राज्यों से आने वाले अतिथियों के सामने यह घटना चंद्रकेतु राज्य के सम्मान को ठेस पहुंचा सकती थी। इसी कारण महल के सैनिक अब दिन रात राजनाट्य भवन की निगरानी करने लगे। कार्यशाला के बाहर अतिरिक्त पहरा लगाया गया और हर आने जाने वाले पर नजर रखी जाने लगी। लेकिन इन सब के बीच ईशान का जीवन धीरे धीरे और कठिन होता जा रहा था। कई कलाकार अब उसके साथ बैठकर भोजन नहीं करते थे। कुछ लोग उससे बात करना भी कम कर चुके थे। यह सब देखकर उसके मन में पीड़ा जरूर होती थी, लेकिन उसने फिर भी किसी से कटुवाणी नहीं बोली। सोमवार का दिन फिर निकट आ रहा था।
रविवार की रात वह बहुत देर तक जागता रहा। उसके सामने अधूरे मुखौटे रखे हुए थे, लेकिन उसका मन काम में पूरी तरह नहीं लग पा रहा था। बार बार उसे वही बातें याद आ रही थीं, लोगों का बदलता व्यवहार, संदेह भरी नजरें और कार्यशाला में फैलता भय। कुछ समय बाद उसने काम रोक दिया। वह शांत होकर बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे उसने अपने मन को संभालने की कोशिश की। वह जानता था कि यदि उसने अपने मन का संतुलन खो दिया तो परिस्थितियां और कठिन हो जाएंगी। भोर होने से पहले वह उठ गया। उसने स्नान किया, अपने कमरे की सफाई की और फिर पूरे विधि विधान से पूजा की तैयारी करने लगा। उसने तांबे के पात्र में स्वच्छ जल भरा, उसमें चंदन, अक्षत और बेलपत्र रखे और शांत मन से शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। उस दिन मंदिर का वातावरण असाधारण रूप से शांत था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और मंदिर के प्राचीन पत्थरों पर भोर की नमी चमक रही थी। ईशान ने सबसे पहले मंदिर के आसपास गिरी सूखी पत्तियों को हटाया और फिर शिवलिंग के पास बैठकर आंखें बंद कर लीं। वह लंबे समय तक AUM नमः शिवाय मंत्र का जप करता रहा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसने मन ही मन कहा, हे महादेव, यदि यह परीक्षा है तो मुझे धैर्य दीजिए। पूजा के बाद उसने पूरे दिन संयम रखने का संकल्प लिया। उसने किसी से कठोर वाणी नहीं बोली, क्रोध से दूर रहा और भोजन में केवल फल और जल ग्रहण किया। लेकिन उसी दिन शाम के समय राजनाट्य भवन में ऐसी घटना घटी जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। राज महोत्सव के लिए तैयार किया जा रहा सबसे प्राचीन शाही मुखौटा भी अचानक अपने स्थान से गायब हो गया। भाग 4। राज दरबार का क्रोध, ईशान पर गहराता संदेह और शिव भक्ति में बढ़ती उसकी शक्ति। राज महोत्सव के लिए तैयार किया जा रहा सबसे प्राचीन शाही मुखौटा गायब होने की खबर पूरे राजमहल में तूफान की तरह फैल गई। यह केवल एक कलाकृति नहीं थी। उस मुखौटे को चंद्रकेतु राज्य की प्रतिष्ठा और परंपरा का प्रतीक माना जाता था। वर्षों से हर बड़े राज महोत्सव में उसी मुखौटे का उपयोग किया जाता था और उसके बिना मुख्य प्रस्तुति अधूरी मानी जाती थी। जब यह समाचार राजा तक पहुंचा तब पूरा दरबार गंभीर हो गया। महल के बड़े अधिकारी तुरंत राजनाट्य भवन पहुंचे। सैनिकों को आदेश दिया गया कि कोई भी कलाकार बिना अनुमति भवन से बाहर न जाए। कार्यशाला के सभी कक्षों की जांच शुरू कर दी गई। उस सुबह राजनाट्य भवन का वातावरण पहले से बिल्कुल अलग था। जहां पहले कलाकारों की बातचीत और कार्य की आवाजें सुनाई देती थीं, अब वहां केवल सैनिकों के कदमों की ध्वनि और धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। हर व्यक्ति के चेहरे पर भय और तनाव दिखाई दे रहा था। ईशान भी बाकी कलाकारों के बीच शांत खड़ा सब देख रहा था, लेकिन वह महसूस कर रहा था कि अब लोगों का संदेह पहले से कहीं अधिक उसकी ओर बढ़ चुका है। कई कलाकार उसे देखकर आपस में धीमी आवाज में बातें करने लगे थे। कुछ लोग उसके पास आना भी बंद कर चुके थे। तभी राजमहल के मुख्य अधिकारी ने कठोर स्वर में कहा, जब तक यह रहस्य नहीं सुलझता, कोई भी व्यक्ति संदेह से बाहर नहीं माना जाएगा। यह सुनते ही पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। फिर अधिकारी धीरे धीरे चलते हुए ईशान के सामने आकर रुके। उन्होंने कुछ क्षण उसकी ओर देखा और फिर बोले, हर घटना के समय तुम कार्यशाला में मौजूद रहे हो, क्या तुम्हें सच में कुछ भी दिखाई नहीं दिया? ईशान ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि मुझे कुछ पता होता तो मैं स्वयं सबसे पहले आपको बताता। उसकी आवाज में डर नहीं था, लेकिन भीतर से उसका मन भारी होने लगा था। वह समझ चुका था कि अब परिस्थितियां उसके लिए और कठिन होने वाली हैं। कुछ कलाकारों ने अब खुले रूप से उस पर शक करना शुरू कर दिया था। एक व्यक्ति बोला, इतनी घटनाएं लगातार हो रही हैं और हर बार ईशान वहीं होता है, यह संयोग कैसे हो सकता है? दूसरे ने धीरे से कहा, हो सकता है वह कुछ छिपा रहा हो। ईशान ने उनकी बातें सुन ली, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह केवल शांत खड़ा रहा। उधर राजदरबार में यह निर्णय लिया गया कि जब तक महोत्सव समाप्त नहीं हो जाता, तब तक सभी कलाकारों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। राजमहल के सैनिक अब दिन और रात दोनों समय कार्यशाला के आसपास पहरा देने लगे। लेकिन इन सब के बीच ईशान का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा था।
अब वह पहले से अधिक मौन रहने लगा था। वह केवल अपना काम करता और बाकी समय शांत रहता। कई बार उसे लगता कि शायद पूरा राज्य धीरे धीरे उसके खिलाफ हो रहा है। उस रात वह बहुत देर तक राजनाट्य भवन में बैठा रहा। अधूरे मुखौटे उसके सामने रखे हुए थे, लेकिन उसका मन बार बार उन्हीं बातों में उलझ जाता। लोगों का बदलता व्यवहार, राज दरबार का संदेह और लगातार बढ़ता तनाव। कुछ समय बाद उसने काम रोक दिया और गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर लीं। वह समझ चुका था कि यदि उसने अपने मन का धैर्य खो दिया तो परिस्थितियां उसे पूरी तरह तोड़ देंगी। धीरे धीरे रात और गहरी होने लगी। कार्यशाला के बाहर सैनिकों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। हवा के साथ लकड़ी के दरवाजे हल्के हल्के हिल रहे थे। पूरा वातावरण अजीब बेचैनी से भरा हुआ था। ईशान ने अपने सामने रखे अधूरे मुखौटे को देखा, फिर मन ही मन बोला, हे महादेव, यदि यह समय मेरी परीक्षा का है तो मुझे टूटने मत दीजिए। भोर होने से पहले वह कार्यशाला से उठा और अपने निवास की ओर चला गया। रास्ते भर उसका मन भारी बना रहा। उसे पहली बार महसूस होने लगा था कि शायद आने वाले दिन उसके जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। सुबह होते ही सोमवार का पवित्र दिन आरंभ हो चुका था। ईशान हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया। उसने सबसे पहले स्नान किया, फिर अपने कमरे और कार्यस्थल की सफाई की। वह मानता था कि कठिन समय में भी अपने नियम और अनुशासन नहीं छोड़ने चाहिए। उसने स्वच्छ वस्त्र धारण किए, तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरा, उसमें बेलपत्र, अक्षत और चंदन डाला। फिर शांत मन से शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर उसने सबसे पहले मंदिर के पत्थरों पर जमी धूल साफ की, फिर शिवलिंग के सामने बैठकर आंखें बंद कर लीं। उस दिन उसका मन पहले से कहीं अधिक बेचैन था, लेकिन उसने पूरी श्रद्धा से जल अर्पित किया और लंबे समय तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता रहा। धीरे धीरे उसका मन थोड़ा शांत होने लगा। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाएं, वह झूठ, क्रोध और अधर्म का मार्ग नहीं अपनाएगा। पूजा के बाद उसने पूरे दिन संयम रखा, किसी से कठोर वाणी नहीं बोली, भोजन में केवल फल और जल ग्रहण किया और पूरे दिन अपने मन को शांत रखने का प्रयास करता रहा। लेकिन उसी शाम राजमहल में एक और बड़ी घटना घट गई। राजमहल के एक सैनिक ने दावा किया कि उसने देर रात किसी को राजनाट्य भवन के गुप्त कक्ष की ओर जाते देखा था और उस व्यक्ति के हाथ में वही विशेष औजार था जिसका उपयोग केवल ईशान करता था। भाग 5, गुप्त कक्ष का रहस्य। ईशान पर बढ़ता आरोप और भीतर से टूटता उसका मन। राजमहल के सैनिक द्वारा कही गई बात ने पूरे चंद्रकेतु राज्य का वातावरण बदल दिया। अब तक जो संदेह केवल धीमी फुसफुसाहटों तक सीमित था, वह धीरे धीरे खुले आरोपों में बदलने लगा था। राजनाट्य भवन के बाहर खड़े सैनिक आपस में उसी घटना की चर्चा कर रहे थे और कलाकारों के बीच भी बेचैनी फैल चुकी थी। हर व्यक्ति अब केवल एक ही बात जानना चाहता था, आखिर गुप्त कक्ष की ओर रात में कौन गया था। सुबह होते ही राजमहल के मुख्य अधिकारी फिर राजनाट्य भवन पहुंचे। इस बार उनके साथ कई सैनिक भी थे और उनके चेहरे पर पहले से कहीं अधिक कठोरता दिखाई दे रही थी। पूरा भवन भय और तनाव से भर गया था। सभी कलाकारों को मुख्य कक्ष में बुलाया गया, लेकिन कोई भी व्यक्ति खुलकर एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। हर किसी के मन में डर था कि कहीं अगला आरोप उसी पर ना आ जाए। कुछ ही क्षण बाद अधिकारी ने गंभीर स्वर में कहा, रात पहरा दे रहे सैनिक ने किसी व्यक्ति को गुप्त कक्ष की ओर जाते देखा। उसके हाथ में वही विशेष औजार था जिसका उपयोग केवल कुछ चुनिंदा कलाकार करते हैं। यह सुनते ही पूरे कक्ष में हलचल बढ़ गई। कई लोगों की नजरें तुरंत ईशान की ओर मुड़ गईं। हालांकि अधिकारी ने अभी उसका नाम नहीं लिया था, लेकिन लगभग सभी समझ चुके थे कि संदेह किस ओर जा रहा है। ईशान शांत खड़ा रहा। उसका चेहरा गंभीर जरूर था, लेकिन उसमें घबराहट नहीं थी। अधिकारी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े और बोले, ईशान, कल रात तुम कहां थे? ईशान ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं देर रात तक कार्यशाला में काम कर रहा था। उसके बाद अपने निवास चला गया। अधिकारी ने तुरंत पूछा, क्या कोई तुम्हें वहां जाते हुए देख सकता है?
कुछ क्षणों के लिए ईशान चुप हो गया। वह जानता था कि रात के उस समय अधिकांश लोग जा चुके थे। उसने धीरे से कहा, शायद नहीं। बस इतना सुनते ही कई कलाकारों के मन में उसका संदेह और गहरा हो गया। एक कलाकार ने धीमी आवाज में कहा, अब तो सब स्पष्ट होता जा रहा है। दूसरा बोला, इतनी घटनाएं बिना अंदर के व्यक्ति के संभव नहीं। ईशान ने उनकी बातें सुनी, लेकिन उसने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके भीतर दर्द जरूर बढ़ रहा था। जिस राजनाट्य भवन को उसने वर्षों तक अपनी मेहनत दी थी, वहीं अब लोग उसे शक की नजर से देखने लगे थे। राजमहल के अधिकारी ने आदेश दिया कि अगले कुछ दिनों तक सभी कलाकारों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति कार्यशाला से बाहर नहीं जा सकेगा। इसके बाद सैनिकों ने गुप्त कक्ष की जांच शुरू की। वह कक्ष वर्षों पुराना था और वहां केवल विशेष अवसरों पर ही जाया जाता था। उस कक्ष में राज परिवार के लिए बनाए गए दुर्लभ मुखौटे और पुरानी कलाकृतियां रखी जाती थीं। जब सैनिकों ने कक्ष खोला, तब अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त दिखाई दिया। कुछ लकड़ी के बक्से खुले पड़े थे, कई पुराने वस्त्र जमीन पर बिखरे हुए थे और वहां का वातावरण बेहद अजीब लग रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात तब सामने आई जब सैनिकों को वहां एक अधूरा मुखौटा पड़ा मिला। उसकी बनावट बिल्कुल ईशान की कला जैसी दिखाई दे रही थी। यह देखकर अधिकारियों का संदेह और बढ़ गया। उन्होंने तुरंत वह मुखौटा उठाया और ईशान के सामने लाकर रख दिया। फिर कठोर स्वर में पूछा, क्या यह तुम्हारा बनाया हुआ है? ईशान ने ध्यान से मुखौटे को देखा। उसकी बनावट सचमुच उसकी शैली जैसी थी, लेकिन कुछ अलग भी था। उसने शांत स्वर में कहा, यह मेरी कला जैसा अवश्य लगता है, लेकिन इसे मैंने नहीं बनाया। अधिकारी ने तीखी आवाज में कहा, फिर कौन बना सकता है? ईशान ने धीरे से उत्तर दिया, कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरी कला को बहुत ध्यान से देखता रहा हो। पूरा कक्ष कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया, लेकिन अब किसी के मन में उसकी बातों पर भरोसा नहीं बच रहा था। कई कलाकारों को लगने लगा था कि ईशान सच छिपा रहा है। उधर राज्य में भी तरह तरह की बातें फैलने लगी थीं। बाजारों में लोग राजनाट्य भवन की घटनाओं की चर्चा कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि कोई कलाकार राजमहल से बदला लेना चाहता है। कुछ लोगों को लग रहा था कि कोई बड़ा रहस्य छिपाया जा रहा है, और कुछ लोग सीधे ईशान का नाम लेने लगे थे। यह सब सुनकर ईशान का मन भीतर से टूटने लगा था। वह पहले से अधिक मौन हो गया। अब वह केवल अपने काम में लगा रहता और बाकी समय अकेले बैठा रहता। कई बार वह लोगों की नजरों से बचने के लिए देर रात तक कार्यशाला में ही बैठा रहता था। उस रात वह बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसके मन में लगातार वही बातें घूम रही थीं। संदेह, अपमान, लोगों की बदलती नजरें और धीरे धीरे उससे दूर होता विश्वास। कुछ समय बाद वह उठकर अपने छोटे से कार्यस्थल में चला गया। वहां अधूरी लकड़ियां, रंग और औजार रखे हुए थे। वह चुपचाप बैठकर उन मुखौटों को देखने लगा जिन्हें उसने वर्षों की मेहनत से बनाया था। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई। उसने मन ही मन कहा, हे महादेव, यदि मैं सत्य पर हूं तो मुझे धैर्य दीजिए। धीरे धीरे रात बीतने लगी। भोर से पहले वह उठ गया। सोमवार का पवित्र दिन फिर आरंभ हो चुका था। उसने स्नान किया, अपने कमरे और कार्यस्थल की पूरी सफाई की और फिर स्वच्छ वस्त्र धारण कर तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरा। उसमें चंदन, अक्षत और बेलपत्र रखे और शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। उस दिन मंदिर पहुंचते समय उसका मन पहले से कहीं अधिक भारी था, लेकिन उसने अपने नियम नहीं छोड़े। मंदिर पहुंचकर उसने सबसे पहले मंदिर की सीढ़ियों को साफ किया, फिर शिवलिंग पर जल अर्पित किया और लंबे समय तक आंखें बंद करके एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जप करता रहा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि चाहे पूरा संसार उस पर संदेह करे, वह सत्य और संयम का मार्ग नहीं छोड़ेगा। पूजा के बाद उसने पूरे दिन फलाहार किया, किसी से कठोर वाणी नहीं बोली और अपने भीतर उठ रहे क्रोध को शांत रखने का प्रयास करता रहा। लेकिन उसी रात राजनाट्य भवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने पहली बार ईशान को भी डरा दिया।
क्योंकि देर रात कार्यशाला के बंद कक्ष से अचानक किसी के धीमे कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। भाग 6। बंद कक्ष की रहस्यमयी आहट, ईशान का भय और राजनाट्य भवन में बढ़ता हुआ अंधकार। देर रात राजनाट्य भवन लगभग पूरी तरह शांत हो चुका था। अधिकांश कलाकार अपने निवासों में जा चुके थे और केवल कुछ सैनिक ही बाहर पहरा दे रहे थे। हवा की धीमी आवाज पुराने लकड़ी के दरवाजों से टकरा रही थी और पूरा भवन अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ था। लेकिन उसी सन्नाटे के बीच अचानक बंद कक्ष की दिशा से धीमे कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। पहले तो ईशान को लगा कि शायद उसका भ्रम हो, लेकिन कुछ क्षण बाद वही आवाज फिर सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति बहुत सावधानी से भीतर चल रहा हो। ईशान उस समय अपने कार्यस्थल में अकेला बैठा था। उसके सामने अधूरे मुखौटे रखे थे, लेकिन उसका ध्यान अब पूरी तरह उस आवाज पर जा चुका था। उसके मन में डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ने लगे। कुछ क्षणों तक वह शांत बैठा रहा, फिर धीरे धीरे उठकर कक्ष के बाहर आया। पूरा गलियारा अंधेरे और सन्नाटे से भरा हुआ था। दूर दीवारों पर लगी मशालों की हल्की रोशनी कांप रही थी। ईशान ने ध्यान से इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वही धीमी आहट दोबारा सुनाई दी। इस बार आवाज गुप्त कक्ष की दिशा से ही आ रही थी। उसका मन तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगा। उसके कदम बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे थे ताकि कोई आवाज ना हो। जैसे जैसे वह गुप्त कक्ष के पास पहुंच रहा था, उसके भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। गुप्त कक्ष का भारी लकड़ी का दरवाजा आधा खुला हुआ था। यह देखकर ईशान कुछ क्षणों के लिए रुक गया, क्योंकि उस कक्ष को सैनिकों ने स्वयं बंद किया था और बिना अनुमति वहां कोई नहीं जा सकता था। उसने धीरे से दरवाजे को और खोला। अंदर हल्का अंधेरा था। कुछ लकड़ी के बक्से बिखरे पड़े थे और हवा के कारण पुराने वस्त्र हिल रहे थे, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ईशान धीरे धीरे अंदर बढ़ा। उसका मन अब और अधिक सतर्क हो चुका था। तभी अचानक उसे लगा जैसे कोई छाया तेजी से पीछे की ओर गई हो। वह तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां फिर कुछ नहीं था। कुछ क्षणों तक पूरा कक्ष शांत रहा। केवल उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक छोटी वस्तु पर गई। वह धीरे धीरे उसके पास गया और उसे उठाया। वह एक टूटा हुआ धातु का चिन्ह था। उस चिन्ह पर राजनाट्य भवन के पुराने कलाकार समूह का निशान बना हुआ था, जिसे वर्षों पहले बंद कर दिया गया था। ईशान उस चिन्ह को देखकर सोच में पड़ गया। उसे याद आया कि बचपन में उसने कुछ पुराने कलाकारों के बारे में सुना था, जो राज दरबार से नाराज होकर अचानक राज्य छोड़ गए थे। लेकिन इतने वर्षों बाद उनका चिन्ह यहां कैसे आ सकता था? उसके मन में कई सवाल उठने लगे। तभी अचानक पीछे से तेज आवाज हुई, जैसे कोई लकड़ी का बक्सा गिरा हो। ईशान तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन उसे फिर कोई दिखाई नहीं दिया। अब उसके मन में पहली बार वास्तविक भय पैदा होने लगा था। उसे महसूस होने लगा कि यह सब केवल साधारण चोरी या शरारत नहीं है। इसके पीछे कोई बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है। उसी समय बाहर खड़े सैनिकों में से एक ने आवाज लगाई, अंदर कौन है? ईशान तुरंत बाहर आया। सैनिक उसे गुप्त कक्ष से निकलते देखकर चौंक गए। एक सैनिक ने कठोर स्वर में पूछा, तुम यहां क्या कर रहे थे? ईशान ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे अंदर से आवाज सुनाई दी थी। लेकिन सैनिकों के चेहरे पर विश्वास दिखाई नहीं दिया। उनमें से एक बोला, हर घटना में तुम किसी न किसी तरह मौजूद क्यों रहते हो? यह सुनकर ईशान कुछ क्षणों के लिए चुप हो गया। वह समझ चुका था कि अब लोग उसकी किसी बात पर आसानी से भरोसा नहीं करेंगे। सैनिकों ने तुरंत अधिकारियों को सूचना भेजी। थोड़ी ही देर में राजमहल के मुख्य अधिकारी वहां पहुंच गए। उन्होंने गुप्त कक्ष की जांच की और फिर ईशान की ओर गंभीर नजरों से देखने लगे। ईशान ने उन्हें वह धातु का चिन्ह दिखाया जो उसे अंदर मिला था, लेकिन अधिकारी ने उसे देखकर कहा, यह किसी को भ्रमित करने के लिए भी रखा जा सकता है। ईशान ने शांत स्वर में कहा, यदि मैं दोषी होता तो स्वयं आपको यह क्यों दिखाता? अधिकारी कुछ क्षणों तक उसे देखते रहे, लेकिन उनके चेहरे की कठोरता कम नहीं हुई।
उस रात के बाद राजनाट्य भवन का वातावरण और भयावह हो गया। अब कलाकारों में डर खुलकर दिखाई देने लगा था। कई लोग रात में अकेले कार्यशाला में रुकने से डरने लगे थे। कुछ कलाकारों ने तो महोत्सव समाप्त होने तक काम छोड़ने की भी बात करनी शुरू कर दी थी। लेकिन सबसे अधिक अकेलापन अब ईशान महसूस कर रहा था। वह जहां भी जाता, लोगों की नजरें उसका पीछा करतीं। कई लोग उसके सामने चुप हो जाते, कुछ लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते। उसके लिए यह सब भीतर से बहुत पीड़ादायक था, लेकिन उसने फिर भी अपने व्यवहार में कठोरता नहीं आने दी। भोर होने से पहले वह फिर उठ गया। उसने स्नान किया, अपने कमरे और कार्यस्थल की सफाई की, फिर तांबे के पात्र में स्वच्छ जल भरकर शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। उस दिन मंदिर पहुंचते समय उसका मन पहले से कहीं अधिक भारी था, लेकिन उसने अपने नियम नहीं छोड़े। मंदिर पहुंचकर उसने सबसे पहले मंदिर के आंगन में गिरी सूखी पत्तियों को हटाया, फिर शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और चंदन अर्पित किया। वह लंबे समय तक आंखें बंद करके बेटे तब और हम ही नमाया नहीं क्या चिवाएं पेटें की पीपी पे क्या मंत्र का जप करता रहा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसने मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, यदि मेरे सामने कोई बड़ा सत्य आने वाला है तो मुझे उसे सहने की शक्ति दीजिए। पूजा के बाद उसने पूरे दिन संयम रखा, किसी से कठोर वाणी नहीं बोली, फलाहार किया और अपने मन को क्रोध और भय से दूर रखने का प्रयास करता रहा। लेकिन उसी शाम राजमहल में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई, क्योंकि गुप्त कक्ष की दीवार के पीछे एक पुराना बंद मार्ग मिलने का संकेत मिला था। भाग 7, गुप्त मार्ग का रहस्य, पुराने कलाकारों की परछाइयां और ईशान का बढ़ता हुआ संघर्ष। राजमहल में जैसे ही यह खबर पहुंची कि गुप्त कक्ष की दीवार के पीछे कोई पुराना बंद मार्ग हो सकता है, पूरा राज दरबार चौंक उठा। यह बात वर्षों से किसी ने नहीं सुनी थी। राजनाट्य भवन बहुत प्राचीन था और उसके निर्माण से जुड़ी कई बातें समय के साथ भुला दी गई थीं। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि उस स्थान की जांच की जाए। अगले ही सुबह सैनिक, अधिकारी और कुछ पुराने निर्माण विशेषज्ञ राजनाट्य भवन पहुंचे। पूरे भवन के आसपास सुरक्षा और बढ़ा दी गई। अब हर व्यक्ति के मन में एक नया डर और जिज्ञासा दोनों पैदा हो चुके थे। ईशान भी दूर खड़ा सब देख रहा था। उसके मन में लगातार वही प्रश्न घूम रहा था, आखिर उस गुप्त मार्ग का इन घटनाओं से क्या संबंध हो सकता है? और यदि कोई सच में उस रास्ते का उपयोग कर रहा है तो वह कौन है? विशेषज्ञों ने गुप्त कक्ष की दीवारों की जांच शुरू की। कई पुराने पत्थरों को ध्यान से देखा गया। कुछ समय बाद उनमें से एक वृद्ध विशेषज्ञ ने दीवार के एक हिस्से पर हाथ रखते हुए कहा, यह पत्थर बाकी दीवारों से अलग है। यह सुनते ही सभी की नजरें उसी ओर चली गईं। सैनिकों ने धीरे धीरे उस हिस्से को हटाना शुरू किया। भारी पत्थर हटते ही पीछे एक संकरा अंधेरा मार्ग दिखाई दिया। पूरे कक्ष में अचानक सन्नाटा छा गया। कई सैनिकों के चेहरों पर भी आश्चर्य दिखाई देने लगा, क्योंकि उस मार्ग के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। अधिकारी तुरंत सतर्क हो गए। मशालें जलाई गईं और कुछ सैनिकों को अंदर भेजा गया। मार्ग बहुत पुराना था। उसकी दीवारों पर नमी जमी हुई थी और कई जगह मकड़ी के जाले फैले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से वहां कोई नहीं गया हो। लेकिन कुछ दूरी पर सैनिकों को जमीन पर ताजे पैरों के निशान दिखाई दिए। यह देखकर सभी के मन में बेचैनी बढ़ गई। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि हाल ही में कोई उस रास्ते का उपयोग कर चुका था। राजमहल के अधिकारी तुरंत गंभीर हो गए। उनमें से एक ने कठोर स्वर में कहा, इसका मतलब कोई व्यक्ति लंबे समय से राजनाट्य भवन के भीतर छिपकर आ जा रहा था। यह सुनते ही कलाकारों के बीच फिर डर फैल गया। कुछ लोग अब खुलकर कहने लगे कि शायद इन सब घटनाओं के पीछे कोई पुराना दुश्मन है। कुछ को लगने लगा कि वर्षों पुरानी कोई बात अब दोबारा सामने आने वाली है। लेकिन इन सबके बीच सबसे कठिन स्थिति फिर ईशान की हो रही थी, क्योंकि कई लोग अब भी उसे शक की नजर से देख रहे थे। एक कलाकार ने दूसरे से कहा, हो सकता है ईशान को इस मार्ग के बारे में पहले से पता हो। दूसरा बोला, वह वर्षों से यहां काम कर रहा है, उसे बहुत कुछ पता हो सकता है।
ईशान ने उनकी बातें सुनी, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसका मन भीतर से लगातार भारी होता जा रहा था। कुछ ही देर बाद सैनिक उस गुप्त मार्ग के अंत तक पहुंचे। वहां उन्हें एक छोटा पुराना कक्ष मिला। उस कक्ष में धूल से ढकी कई टूटी हुई वस्तुएं रखी थीं। कुछ पुराने मुखौटे भी वहां पड़े हुए थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब सैनिकों को वहां एक लकड़ी का संदूक मिला। जब संदूक खोला गया, तब उसके भीतर पुराने कलाकार समूह के कई चिन्ह और दस्तावेज मिले। उन्हीं दस्तावेजों में कुछ ऐसे नाम भी लिखे थे जो वर्षों पहले राज दरबार छोड़कर अचानक गायब हो गए थे। यह देखकर राजमहल के अधिकारी और अधिक चिंतित हो गए। अब उन्हें लगने लगा था कि इन घटनाओं का संबंध किसी पुराने रहस्य से हो सकता है। उधर ईशान लगातार सब देख रहा था। उसके मन में कई बातें एक साथ चल रही थीं। उसे धीरे धीरे महसूस होने लगा था कि कोई व्यक्ति जानबूझकर उसे इन घटनाओं में फंसाने की कोशिश कर रहा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसके पास अपनी बात साबित करने का कोई प्रमाण नहीं था। उस रात राजनाट्य भवन में कोई भी व्यक्ति सहज नहीं था। कई कलाकार जल्दी अपने निवास लौट गए। कुछ लोगों ने तो रात में अकेले रहने से भी मना कर दिया। ईशान देर तक अपने कार्यस्थल में बैठा रहा। उसके सामने अधूरे मुखौटे रखे थे, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग पा रहा था। बार बार उसे वही बातें याद आ रही थीं। गुप्त मार्ग, पुराने चिन्ह, लोगों का संदेह और बढ़ता हुआ रहस्य। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी। बाहर हवा की आवाज और तेज हो गई। राजनाट्य भवन की पुरानी लकड़ियां हवा के साथ चरमराने लगीं। पूरा वातावरण अजीब भय से भरा हुआ था। कुछ समय बाद ईशान उठकर धीरे धीरे उस गुप्त कक्ष की ओर गया। सैनिक बाहर पहरा दे रहे थे। उन्होंने उसे देखते ही रोक लिया। एक सैनिक बोला, अब वहां जाने की अनुमति नहीं है। ईशान शांत स्वर में बोला, मैं केवल उस मार्ग को एक बार देखना चाहता हूं। लेकिन सैनिकों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। ईशान कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे वापस लौट गया। उसके मन में अब केवल एक ही बात चल रही थी। आखिर कोई उसे इन सब घटनाओं से जोड़कर क्या साबित करना चाहता है। भोर होने से पहले वह फिर उठ गया। उसने स्नान किया, अपने कमरे और कार्यस्थल की सफाई की, फिर पूरे विधि विधान से शिव पूजा की तैयारी करने लगा। उसने तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरा, उसमें चंदन, अक्षत और बेलपत्र रखे, फिर शांत मन से शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। उस दिन मंदिर पहुंचते समय उसका मन पहले से कहीं अधिक उलझा हुआ था, लेकिन उसने अपने नियम नहीं छोड़े। मंदिर पहुंचकर उसने सबसे पहले मंदिर के आंगन को साफ किया, फिर शिवलिंग पर जल अर्पित किया और लंबे समय तक आंखें बंद करके AUM नमः शिवाय मंत्र का जप करता रहा। धीरे धीरे उसका मन थोड़ा शांत होने लगा। उसने मन ही मन कहा, हे महादेव, यदि कोई मुझे अधर्म के मार्ग पर धकेलना चाहता है तो मुझे सत्य पर अडिग रहने की शक्ति दीजिए। पूजा के बाद उसने पूरे दिन संयम रखा, किसी से कठोर वाणी नहीं बोली, फलाहार किया और अपने भीतर उठ रहे भय को शांत रखने का प्रयास करता रहा। लेकिन उसी शाम एक ऐसी बात सामने आई जिसने पहली बार ईशान को भीतर तक हिला दिया, क्योंकि गुप्त मार्ग के पुराने दस्तावेजों में एक नाम ऐसा भी लिखा था जो उसके अपने गुरु का था। भाग 8, गुरु का छिपा हुआ अतीत। ईशान के मन का तूफान और राजनाट्य भवन में गहराता रहस्य गुप्त मार्ग से मिले पुराने दस्तावेजों में अपने गुरु का नाम देखकर ईशान कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गया। उसके हाथ हल्के कांपने लगे। वह बार बार उसी नाम को देख रहा था, मानो उसे विश्वास ही न हो रहा हो। उसके गुरु आचार्य वत्सल केवल एक कलाकार नहीं थे, वही व्यक्ति थे जिन्होंने बचपन से उसे मुखौटे बनाने की कला सिखाई थी। ईशान हमेशा उनका सम्मान पिता समान करता था, लेकिन वर्षों पहले आचार्य वत्सल अचानक चंद्रकेतु राज्य छोड़कर चले गए थे और उसके बाद किसी ने उन्हें फिर नहीं देखा। राजनाट्य भवन में उनके बारे में अलग अलग बातें कही जाती थीं। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने स्वयं राज्य छोड़ दिया था।
कुछ कहते थे कि उनका राज दरबार से कोई विवाद हुआ था, लेकिन सच्चाई कभी सामने नहीं आई। अब इतने वर्षों बाद उसी गुप्त मार्ग में उनका नाम मिलना किसी साधारण बात जैसा नहीं था। राजमहल के अधिकारी भी इस बात से गंभीर हो चुके थे। दस्तावेजों को तुरंत दरबार में भेज दिया गया। सैनिकों को आदेश मिला कि राजनाट्य भवन के हर हिस्से की दोबारा जांच की जाए। अब मामला केवल चोरी या टूटे मुखौटों तक सीमित नहीं रह गया था। उधर कलाकारों के बीच डर पहले से कहीं अधिक बढ़ गया था। कई लोग आपस में कहने लगे कि शायद पुराने कलाकार समूह का कोई व्यक्ति वर्षों बाद वापस लौटा है। कुछ लोग अब रात में अकेले भवन के आसपास जाने से भी डरने लगे थे। लेकिन सबसे अधिक अशांत ईशान का मन था। उस रात वह अपने छोटे से कार्यस्थल में बहुत देर तक बैठा रहा। उसके सामने पुराने औजार रखे थे जिन्हें कभी उसके गुरु ने ही उसे दिया था। वह बार बार उन्हीं बातों को सोच रहा था। आखिर आचार्य वत्सल का नाम गुप्त मार्ग में क्यों था? क्या उनका इन घटनाओं से कोई संबंध हो सकता है? उसका मन इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसने हमेशा अपने गुरु को सत्य और अनुशासन का पालन करते हुए देखा था। धीरे धीरे रात और गहरी होने लगी। बाहर तेज हवा चल रही थी। राजनाट्य भवन की पुरानी खिड़कियां हवा से कांप रही थीं। पूरा वातावरण बेचैनी से भरा हुआ था। ईशान ने काम करने की कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक जाता। उसने एक अधूरा मुखौटा हाथ में उठाया और लंबे समय तक उसे देखता रहा। उसे अपने गुरु की बातें याद आने लगीं। आचार्य वत्सल अक्सर कहा करते थे, कला केवल हाथों से नहीं बनती ईशान, कलाकार का मन भी शुद्ध होना चाहिए। यह याद करते ही ईशान की आंखें कुछ क्षणों के लिए नम हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिन गुरु ने उसे सत्य और धैर्य का मार्ग सिखाया, उन्हीं का नाम अब इस रहस्य में सामने आ रहा है। उसी समय बाहर से सैनिकों के कदमों की आवाज सुनाई दी। कुछ सैनिक कार्यशाला के बाहर रुककर आपस में बातें कर रहे थे। एक सैनिक बोला, अब तो मामला पहले से ज्यादा बड़ा लगता है। दूसरा बोला, अगर पुराने कलाकारों का संबंध है तो वर्षों पुरानी बात सामने आ सकती है। ईशान शांत बैठा उनकी बातें सुनता रहा। अब उसे महसूस होने लगा था कि राजनाट्य भवन के भीतर कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे वर्षों तक दबा कर रखा गया। भोर होने से पहले वह उठ गया। सोमवार का पवित्र दिन फिर आरंभ हो चुका था। उसने सबसे पहले स्नान किया, फिर अपने कमरे और कार्यस्थल की पूरी सफाई की। वह कठिन परिस्थितियों में भी अपने नियम नहीं छोड़ता था। उसका मानना था कि जब मन विचलित हो तब अनुशासन और भक्ति ही व्यक्ति को टूटने से बचाते हैं। उसने स्वच्छ वस्त्र धारण किए, तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरा, उसमें चंदन और बेलपाश रखी, फिर शांत मन से मंदिर की ओर चल पड़ा। उस दिन मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत था। भोर की हल्की रोशनी मंदिर के पत्थरों पर पड़ रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और दूर पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी। ईशान ने सबसे पहले मंदिर के आंगन की सफाई की, फिर शिवलिंग के पास बैठकर आंखें बंद कर लीं। उसके मन में हजारों प्रश्न चल रहे थे, लेकिन उसने स्वयं को शांत रखने की कोशिश की। उसने धीरे धीरे शिवलिंग पर जल अर्पित किया, बेलपत्र चढ़ाए, चंदन लगाया और लंबे समय तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता रहा। धीरे धीरे उसका मन थोड़ा स्थिर होने लगा। उसने मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, यदि मेरे गुरु किसी बड़े रहस्य में फंस गए थे तो मुझे सत्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाइए। पूजा के बाद उसने पूरे दिन संयम रखने का संकल्प लिया। उसने किसी से कठोर वाणी नहीं बोली, फलाहार किया और अपने भीतर उठ रहे क्रोध और भ्रम को शांत रखने का प्रयास करता रहा। लेकिन उसी दिन दोपहर के समय राजमहल में एक नई बात सामने आई। गुप्त मार्ग से मिले दस्तावेजों में कुछ पन्ने गायब थे और उन गायब पन्नों को आखिरी बार देखने वाला व्यक्ति स्वयं राजमहल का एक वरिष्ठ अधिकारी था। भाग 9, गायब दस्तावेज, राजमहल की छिपी बेचैनी और ईशान के सामने खुलता हुआ नया रहस्य। गुप्त मार्ग से मिले दस्तावेजों के कुछ पन्ने अचानक गायब होने की खबर ने पूरे राजमहल को हिला दिया। अब मामला केवल राजनाट्य भवन की घटनाओं तक सीमित नहीं रह गया था।
राज दरबार के बड़े अधिकारी भी समझ चुके थे कि कोई व्यक्ति लगातार सबूत छिपाने की कोशिश कर रहा है। महल के भीतर अचानक सुरक्षा और बढ़ा दी गई। दस्तावेजों को जिस कक्ष में रखा गया था वहां अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए गए। राज दरबार के कई मंत्री अब स्वयं इस मामले पर चर्चा करने लगे थे। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि गायब हुए पन्नों को आखिरी बार देखने वाला व्यक्ति स्वयं राजमहल का वरिष्ठ अधिकारी विराज सेन था। विराज सेन वर्षों से राज दरबार में कार्य कर रहा था। वह राजा का विश्वास पात्र माना जाता था और राजमहल के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में उसकी भूमिका रहती थी। इसलिए कोई खुलकर उस पर संदेह करने का साहस नहीं कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे महल के भीतर फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। कुछ लोग कहने लगे थे कि शायद विराज सेन कुछ छिपा रहा है। कुछ लोगों को लग रहा था कि पुराने कलाकार समूह और राज दरबार के बीच कभी कोई बड़ा विवाद हुआ था, जिसकी सच्चाई अब बाहर आने वाली है। उधर ईशान का मन पहले से अधिक उलझता जा रहा था। उसे अब महसूस होने लगा था कि यह रहस्य केवल चोरी या गायब मुखौटों का नहीं है। इसके पीछे वर्षों पुराना कोई ऐसा सच छिपा है जिसे जानबूझकर दबाया गया। उस रात वह देर तक अपने कार्यस्थल में बैठा रहा। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। हवा के साथ खिड़कियां धीरे धीरे हिल रही थीं और पूरे राजनाट्य भवन में अजीब बेचैनी फैल गई थी। ईशान के सामने अधूरे मुखौटे रखे थे, लेकिन उसका मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वह बार बार अपने गुरु आचार्य वत्सल के बारे में सोचने लगा। उसे याद आया कि कई वर्ष पहले एक रात उसके गुरु अचानक बहुत चिंतित दिखाई दिए थे। उन्होंने बिना कोई कारण बताए उससे कहा था, ईशान, कुछ बातें समय आने पर ही समझ में आती हैं। उस समय ईशान उन शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाया था, लेकिन अब वही बातें उसके मन में बार बार घूम रही थीं। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे उठकर कार्यशाला के पुराने हिस्से की ओर गया। वह स्थान अब बहुत कम उपयोग में आता था। वहां पुराने रंग, लकड़ियां और टूटे औजार रखे रहते थे। ईशान वहां इसलिए गया क्योंकि उसे याद आया कि उसके गुरु कभी कभी उसी हिस्से में देर रात तक काम किया करते थे। वह धीरे धीरे पुराने बक्सों को देखने लगा। हर जगह धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से वहां किसी ने हाथ तक न लगाया हो। तभी उसकी नजर एक छोटे लकड़ी के संदूक पर पड़ी। वह बाकी बक्सों से अलग दिखाई दे रहा था। ईशान धीरे धीरे उसके पास गया और उसे खोला। संदूक के भीतर कुछ पुराने कपड़े, टूटे औजार और एक छोटी धातु की पट्टी रखी थी। उस पट्टी पर वही चिन्ह बना हुआ था जो गुप्त मार्ग में मिले दस्तावेजों पर था। यह देखकर ईशान के मन की बेचैनी और बढ़ गई। उसने ध्यान से संदूक को दोबारा देखा। नीचे एक मुड़ा हुआ पुराना कागज रखा था। उसने कांपते हाथों से वह कागज खोला। उसमें कुछ अधूरी पंक्तियां लिखी थीं। यदि यह पत्र किसी को मिले तो समझ लेना कि राजनाट्य भवन में जो दिखाई देता है सत्य उससे बहुत अलग है। यह पढ़ते ही ईशान की धड़कन तेज हो गई। उसने आगे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन कागज का बाकी हिस्सा फटा हुआ था। अब उसके मन में यह बात और गहरी हो चुकी थी कि उसके गुरु किसी बड़े रहस्य को जानते थे। उसी समय उसे पीछे किसी के कदमों की हल्की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। पूरा पुराना कक्ष फिर सन्नाटे में डूब गया। कुछ क्षणों तक ईशान वहीं खड़ा रहा। फिर उसने जल्दी से वह कागज और धातु की पट्टी अपने वस्त्रों में छिपा ली। उसे महसूस होने लगा था कि अब वह भी किसी की नजरों में आ चुका है। उसी रात राजमहल में एक और चर्चा शुरू हो गई। कुछ सैनिकों ने दावा किया कि उन्होंने देर रात राजनाट्य भवन के पीछे किसी छायादार व्यक्ति को जाते देखा था। लेकिन जब सैनिक वहां पहुंचे तब वहां कोई नहीं मिला। यह खबर सुनते ही कलाकारों का डर और बढ़ गया। कई लोग अब खुलकर कहने लगे कि राजनाट्य भवन में कुछ अशुभ हो रहा है। कुछ कलाकारों ने महोत्सव तक काम बंद करने की बात भी उठाई, लेकिन राजमहल महोत्सव रोकना नहीं चाहता था। राजा ने आदेश दिया कि चाहे कुछ भी हो, महोत्सव समय पर होगा। उधर ईशान अब पहले से अधिक सतर्क रहने लगा था। उसे महसूस हो रहा था कि कोई व्यक्ति लगातार सबूत मिटा रहा है और हर घटना के पीछे बहुत सोच समझकर चाल चल रहा है। भोर होने से पहले वह फिर उठ गया। उसने स्नान किया,
अपने कमरे और कार्यस्थल की सफाई की। फिर पूरे विधि विधान से शिव पूजा की तैयारी करने लगा। उसने तांबे के पात्र में स्वच्छ जल भरा, उसमें चंदन, अक्षत और बेलपत्र रखे। फिर शांत मन से शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। उस दिन मंदिर पहुंचते समय उसका मन पहले से कहीं अधिक भारी था, लेकिन उसने अपने नियम नहीं छोड़े। मंदिर पहुंचकर उसने सबसे पहले मंदिर की सीढ़ियों और आंगन की सफाई की। फिर शिवलिंग पर जल अर्पित किया और लंबे समय तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता रहा। धीरे धीरे उसका मन थोड़ा शांत होने लगा। उसने मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, यदि कोई सत्य छिपाया जा रहा है तो मुझे उसे समझने की बुद्धि दीजिए। पूजा के बाद उसने पूरे दिन संयम रखा, फलाहार किया, किसी से कठोर वाणी नहीं बोली और अपने मन को भय और क्रोध से दूर रखने का प्रयास करता रहा। लेकिन उसी शाम उसके सामने ऐसी बात आई जिसने पहली बार उसके मन में विराज सेन के प्रति गहरा संदेह पैदा कर दिया, क्योंकि गायब हुए दस्तावेजों के पास उसी की विशेष मुहर टूटी हुई मिली थी। भाग 10। विराज सेन पर उठता संदेह, राजमहल की छिपी घबराहट और ईशान के सामने आता हुआ भयानक सत्य। गायब हुए दस्तावेजों के पास विराज सेन की विशेष मुहर टूटे हुए रूप में मिलने की खबर पूरे राजमहल में धीरे धीरे फैलने लगी। हालांकि इस बात को सार्वजनिक नहीं किया गया था, लेकिन राज दरबार के बड़े अधिकारी अब भीतर ही भीतर चिंतित हो चुके थे। विराज सेन केवल कोई साधारण अधिकारी नहीं था। वर्षों से वह राजमहल के सबसे विश्वसनीय लोगों में गिना जाता था। राजा के कई गुप्त निर्णयों में उसकी भूमिका रहती थी और राजमहल के पुराने अभिलेखों की जिम्मेदारी भी लंबे समय तक उसी के पास रही थी। इसी कारण कोई खुलकर उस पर आरोप लगाने का साहस नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब पहली बार राज दरबार के भीतर भी दो अलग विचार बनने लगे थे। कुछ लोगों को लगने लगा था कि विराज सेन किसी बड़े रहस्य को छिपा रहा है, जबकि कुछ लोग अभी भी उसे निर्दोष मान रहे थे। उधर ईशान के मन में बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि इन घटनाओं का संबंध केवल पुराने कलाकार समूह से नहीं, बल्कि स्वयं राजमहल से भी है। उस रात राजनाट्य भवन में असामान्य सन्नाटा था। अधिकांश कलाकार जल्दी अपने निवास लौट गए थे। सैनिक हर कोने पर पहरा दे रहे थे और गुप्त मार्ग के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा लगा दी गई थी। ईशान अपने कार्यस्थल में अकेला बैठा था। उसके सामने वही अधूरा पत्र रखा था जो उसे पुराने संदूक में मिला था। वह बार बार उन्हीं अधूरी पंक्तियों को पढ़ रहा था। राजनाट्य भवन में जो दिखाई देता है, सत्य उससे बहुत अलग है। उसका मन बार बार यही सोचने लगा कि आखिर उसके गुरु आचार्य वत्सल किस सत्य की ओर संकेत करना चाहते थे। धीरे धीरे रात और गहरी होती गई। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और राजनाट्य भवन की पुरानी दीवारों से हल्की आवाजें आ रही थीं। पूरा वातावरण किसी अनजाने भय से भरा हुआ था। कुछ देर बाद ईशान ने निर्णय लिया कि उसे विराज सेन के बारे में अधिक जानना होगा। अगली सुबह वह कार्यशाला पहुंचने से पहले राजमहल के पुराने अभिलेख कक्ष की ओर गया। वहां बहुत कम लोग जाते थे। उस कक्ष में वर्षों पुराने दस्तावेज और राजकीय लेख रखे रहते थे। कक्ष के बाहर 2 सैनिक पहरा दे रहे थे। ईशान ने शांत स्वर में कहा, मुझे पुराने कलाकार समूह से जुड़े कुछ अभिलेख देखने हैं। सैनिक पहले हिचकिचाए, लेकिन क्योंकि ईशान राजनाट्य भवन का मुख्य कलाकार था, उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। अभिलेख कक्ष के भीतर हल्की धूल और पुराने कागजों की गंध फैली हुई थी। लकड़ी की लंबी अलमारियों में सैकड़ों पुराने दस्तावेज रखे थे। ईशान धीरे धीरे उन अभिलेखों को देखने लगा। वह कई पुराने लेख पढ़ता गया। कुछ समय बाद उसे एक पुराना दस्तावेज मिला जिसमें वर्षों पहले राज दरबार और पुराने कलाकार समूह के बीच हुए विवाद का उल्लेख था। उस दस्तावेज में लिखा था कि कुछ कलाकारों ने राजमहल पर अन्याय का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि उनकी कला का उपयोग राजमहल ने अपने स्वार्थ के लिए किया, लेकिन उन्हें सम्मान नहीं दिया गया। ईशान यह पढ़कर चौंक गया, क्योंकि उसने बचपन से हमेशा यही सुना था कि पुराने कलाकार बिना किसी कारण राज्य छोड़कर चले गए थे। लेकिन यहां कहानी कुछ और दिखाई दे रही थी। उसने आगे पढ़ा।
दस्तावेज में लिखा था कि उस समय राज दरबार की ओर से बातचीत करने वाला मुख्य व्यक्ति विराज सेन ही था। यह पढ़ते ही ईशान के मन में उसका संदेह और गहरा हो गया। तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। ईशान तुरंत मुड़ा। दरवाजे के पास स्वयं विराज सेन खड़ा था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और उसकी आंखें सीधे ईशान की ओर देख रही थीं। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच सन्नाटा छाया रहा। फिर विराज सेन धीमे स्वर में बोला, पुराने अभिलेखों में बहुत अधिक रुचि लेना कभी कभी खतरनाक हो सकता है। ईशान शांत रहा। उसने धीरे से पूछा, क्या इन घटनाओं का संबंध पुराने कलाकार समूह से है? विराज सेन कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, कुछ बातें जितनी पुरानी हो जाएं, उतना अच्छा होता है कि उन्हें वहीं रहने दिया जाए। यह कहकर वह धीरे धीरे वहां से चला गया, लेकिन उसके शब्दों ने ईशान के मन में और अधिक बेचैनी भर दी। अब उसे यकीन होने लगा था कि विराज सेन बहुत कुछ जानता है। उधर राजमहल में भी वातावरण बदलने लगा था। कुछ अधिकारियों ने गुप्त रूप से विराज सेन की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया। हालांकि यह बात सार्वजनिक नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे महल के भीतर तनाव बढ़ता जा रहा था। राज महोत्सव अब केवल कुछ ही दिनों दूर था, लेकिन उत्सव की खुशी की जगह पूरे राज्य में भय और रहस्य का वातावरण फैल चुका था। राजनाट्य भवन के कलाकार अब केवल काम पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। कोई भी व्यक्ति खुलकर बात नहीं करता था। रात होते ही अधिकांश लोग जल्दी भवन छोड़ देते थे, लेकिन ईशान अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसे महसूस हो रहा था कि यदि उसने सत्य तक पहुंचने की कोशिश नहीं की, तो शायद यह रहस्य कभी सामने नहीं आएगा। उस रात वह फिर देर तक कार्यशाला में बैठा रहा। उसके मन में लगातार विराज सेन के शब्द घूम रहे थे। कुछ समय बाद उसने वही पुराना धातु का चिन्ह निकाला जो उसे गुप्त मार्ग से मिला था। वह ध्यान से उसे देखने लगा। अचानक उसकी नजर उस चिन्ह के पीछे बने छोटे निशान पर गई। वह निशान राजमहल के पुराने भंडार कक्ष का प्रतीक था। यह देखकर उसकी धड़कन तेज हो गई। अब उसे समझ आने लगा था कि गुप्त मार्ग शायद सीधे राजमहल के किसी और हिस्से तक जाता था। भोर होने से पहले वह फिर उठ गया। उसने स्नान किया, अपने कमरे और कार्यस्थल की सफाई की, फिर पूरे विधि विधान से शिव पूजा की तैयारी करने लगा। उसने तांबे के पात्र में स्वच्छ जल भरा, उसमें चंदन, चंदन, अक्षत और बेलपत्र रखे। फिर शांत मन से शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर उसने सबसे पहले मंदिर के आंगन की सफाई की, फिर शिवलिंग पर जल अर्पित किया और लंबे समय तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता रहा। धीरे धीरे उसका मन थोड़ा स्थिर होने लगा। उसने मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, यदि सत्य मेरे सामने आने वाला है तो मुझे उसे स्वीकार करने का साहस दीजिए। पूजा के बाद उसने पूरे दिन संयम रखा, फलाहार किया, किसी से कठोर वाणी नहीं बोली और अपने मन को क्रोध और भय से दूर रखने का प्रयास करता रहा। लेकिन उसी रात उसे एक ऐसी बात पता चली जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी, क्योंकि गुप्त मार्ग का दूसरा सिरा सचमुच राजमहल के पुराने भंडार कक्ष तक जाता था और वहां हाल ही में किसी के आने के निशान मिले थे। भाग 11। पुराने भंडार कक्ष का रहस्य, आधी रात की परछाइयां और ईशान के सामने खुलती हुई सच्चाई। गुप्त मार्ग का दूसरा सिरा राजमहल के पुराने भंडार कक्ष तक पहुंचता है। यह बात सामने आते ही पूरा राज दरबार भीतर तक हिल गया। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि राजनाट्य भवन में हो रही घटनाएं किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं थीं। कोई ऐसा था जिसे महल के पुराने गुप्त रास्तों की पूरी जानकारी थी। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पुराने भंडार कक्ष को पूरी तरह बंद कर दिया जाए। वहां अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए गए। किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति उस हिस्से के पास जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन इन सबके बावजूद राजमहल का भय कम नहीं हो रहा था, क्योंकि सैनिकों को वहां हाल ही में किसी के आने जाने के स्पष्ट निशान मिले थे। धूल से भरे पत्थरों पर पैरों के ताजे चिन्ह दिखाई दे रहे थे। कुछ लकड़ी के बक्से भी अपनी जगह से हटे हुए थे। यह देखकर सभी के मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था, आखिर वह व्यक्ति कौन है जो वर्षों पुराने गुप्त मार्गों का उपयोग कर रहा है। उधर ईशान का मन अब पहले से कहीं अधिक बेचैन हो चुका था।
उसे महसूस होने लगा था कि वह धीरे धीरे किसी बहुत बड़े रहस्य के करीब पहुंच रहा है। लेकिन जितना वह सत्य के पास जा रहा था, उतना ही खतरा भी बढ़ता जा रहा था। उस रात राजनाट्य भवन लगभग खाली हो चुका था। केवल कुछ सैनिक और पहरेदार बाहर मौजूद थे। हवा तेज चल रही थी और बादलों की वजह से पूरा वातावरण अंधकार से भरा हुआ था। ईशान अपने कार्यस्थल में बैठा था। उसके सामने अधूरे मुखौटे रखे थे, लेकिन उसका ध्यान बार बार उसी गुप्त मार्ग और पुराने भंडार कक्ष की ओर जा रहा था। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे अपने औजार समेटे, फिर चुपचाप कार्यशाला से बाहर निकला। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, उसे स्वयं उस भंडार कक्ष को देखना होगा। वह सावधानी से राजमहल के पीछे वाले हिस्से की ओर बढ़ने लगा। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि उसके कदमों की हल्की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। कुछ दूरी पर सैनिक पहरा दे रहे थे। ईशान ने छाया में रुककर उनकी गतिविधियां देखीं, फिर धीरे धीरे पीछे के पुराने गलियारे की ओर बढ़ गया। वह रास्ता बहुत कम उपयोग में आता था। दीवारों पर जमी धूल और टूटी हुई मशालें बता रही थीं कि वर्षों से वहां कोई नहीं आया। ईशान धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसका मन तेजी से धड़क रहा था। तभी उसे दूर हल्की रोशनी दिखाई दी। वह तुरंत एक पत्थर के पीछे छिप गया। कुछ क्षण बाद उसने देखा कि भंडार कक्ष का दरवाजा आधा खुला हुआ है और अंदर कोई व्यक्ति मशाल लेकर खड़ा है। ईशान की सांसें तेज हो गईं। वह सावधानी से थोड़ा और आगे बढ़ा। अंदर खड़ा व्यक्ति कुछ पुराने बक्सों को देख रहा था। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसने सिर पर गहरा कपड़ा ढक रखा था। कुछ क्षण बाद उस व्यक्ति ने एक छोटा लकड़ी का संदूक निकाला और जल्दी जल्दी उसमें कुछ खोजने लगा। ईशान ध्यान से यह सब देख रहा था। तभी अचानक उस व्यक्ति के हाथ से एक धातु की वस्तु नीचे गिर गई। उसकी आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। व्यक्ति तुरंत घबरा गया और तेजी से पीछे मुड़ा। कुछ पल के लिए मशाल की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। ईशान का मन जैसे थम गया, क्योंकि वह चेहरा उसे जाना पहचाना लगा। हालांकि वह पूरी तरह साफ नहीं दिखा, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह व्यक्ति राजमहल से जुड़ा हुआ हो। उसी समय बाहर सैनिकों की आवाज सुनाई दी, कौन है वहां? यह सुनते ही वह रहस्यमयी व्यक्ति तेजी से गुप्त मार्ग की ओर भागा। ईशान भी तुरंत उसके पीछे दौड़ा। पुराना संकरा मार्ग अंधेरे से भरा हुआ था। दीवारों पर नमी जमी हुई थी और हवा में मिट्टी की गंध फैली हुई थी। ईशान जितना तेज दौड़ सकता था दौड़ने लगा। उसे दूर मशाल की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। लेकिन अचानक मार्ग दो हिस्सों में बांट गया। ईशान कुछ क्षणों के लिए रुक गया। उसे समझ नहीं आया कि वह व्यक्ति किस दिशा में गया। उसी समय उसे बाईं ओर से किसी के कदमों की हल्की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत उस दिशा में बढ़ा, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर मार्ग पूरी तरह खाली मिला। वहां केवल एक पुराना कपड़े का टुकड़ा पड़ा था। ईशान ने उसे उठाया। उस कपड़े पर राजमहल के वरिष्ठ अधिकारियों के विशेष वस्त्रों जैसा चिन्ह बना हुआ था। यह देखकर उसके मन की बेचैनी और बढ़ गई। अब उसे यकीन होने लगा था कि इस रहस्य में राजमहल का कोई बड़ा व्यक्ति शामिल है। उधर सैनिकों ने पूरे मार्ग की तलाशी शुरू कर दी थी, लेकिन वह रहस्यमयी व्यक्ति कहीं नहीं मिला। राजमहल में यह बात फैलते ही फिर भय का वातावरण बन गया। अब अधिकारियों के बीच भी एक दूसरे पर संदेह बढ़ने लगा था। कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन हर व्यक्ति सतर्क हो चुका था। उधर ईशान रात भर सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार वही दृश्य घूमता रहा। भंडार कक्ष, रहस्यमयी व्यक्ति और वह चिन्ह वाला कपड़ा। उसे महसूस होने लगा था कि सत्य अब बहुत करीब है, लेकिन जितना वह करीब पहुंच रहा था, उतना ही खतरा बढ़ता जा रहा था। भोर होने से पहले वह फिर उठ गया। उसने स्नान किया, अपने कमरे और कार्यस्थल की सफाई की, फिर पूरे विधि विधान से शिव पूजा की तैयारी करने लगा। उसने तांबे के पात्र में स्वच्छ जल भरा, उसमें चंदन, अक्षत और बेलपत्र रखे, फिर शांत मन से शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। उस दिन मंदिर पहुंचते समय उसका मन पहले से कहीं अधिक भारी था, लेकिन उसने अपने नियम नहीं छोड़े। मंदिर पहुंचकर उसने सबसे पहले मंदिर की सीढ़ियों और आंगन की सफाई की।
फिर शिवलिंग पर जल अर्पित किया और लंबे समय तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता रहा। धीरे धीरे उसका मन थोड़ा शांत होने लगा। उसने मन ही मन कहा, हे महादेव, यदि मेरे सामने कोई बड़ा छल छिपा है तो मुझे सत्य पहचानने की बुद्धि दीजिए। पूजा के बाद उसने पूरे दिन संयम रखा, फलाहार किया, किसी से कठोर वाणी नहीं बोली और अपने भीतर उठ रहे भय को शांत रखने का प्रयास करता रहा। लेकिन उसी शाम राजमहल में ऐसी घटना हुई जिसने पूरे चंद्रकेतु राज्य को हिला दिया।